हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चे जो मैं आपके सामने टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली सूडो फोर्स। अगर देखा जाए सूडो फोर्स से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं नीट और जेई में बहुत अच्छी खासी वेटेज रख लेते हैं अगर मैं ओवरऑल न्यूटन्स लॉ की बात करता हूँ। पर स्टूडेंट कहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ ये क्वेश्चन इसके होते कैसे हैं। तो क्वेश्चन होते कैसे हैं उससे पहला मेरा ये क्वेश्चन होगा, ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई क्यों करते हैं। बेटा क्यों पे फोकस करो और कैसे होगा वो तो आ ही जाएगा। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं एक ट्रॉली है और उस ट्रॉली में एक पेंडुलम है। एक पेंडुलम इस तरीके से है। अब मैं कहता हूं ये ट्रॉली आगे जाने लगी विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन, लेट इट बी ए। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये पेंडुलम अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा और जो ओरिजिनल पोजीशन इसकी यहां थी, नाउ दिस विल कम टू दिस पोजीशन। डन। अब मैं कहता हूं एक पर्सन वो है जो एक ट्रॉली में बैठा है और एक पर्सन वो है जो ग्राउंड पे बैठा है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो जिसको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है फ्री बॉडी डायग्राम पे, तो एक बार उसे देखना। सो नो डाउट इट विल मच मोर हेल्पफुल फॉर यू। सो बच्चे देखो, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो मैं कहूंगा सर सबसे पहले तो एक वेट लगेगा mg, एंड जो टेंशन है, टेंशन कैसे लगता है, टेंशन लगता है along the string and away from the surface, along the string and away from the surface, that will be tension T। और मैं कहता हूं ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जो ये पर्सन कहेगा जो कहां बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठा है, ठीक है, इस वैगन के अंदर बैठा है। तो अब केस क्या आता है, अगर इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएं तो अब मैं मान लेता हूं इफ दिस इज थीटा, सो व्हाट वी विल से कि सर ये तो होगा टी कॉस थीटा और ये होगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। सो दिस इज, अगर मैं इन पर्सन को नाम दे देता हूं, लेट दिस इज पर्सन ए एंड लेट दिस इज पर्सन बी, तो जो ये फ्री बॉडी डायग्राम है एज पर द पर्सन ए बनाया है मैंने। तो पर्सन ए कहेगा मुझे तो ये दिखाई दे रहा है स्टेशनरी, पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, व्हाट आई विल से, सर फोर्स क्या है, एक है आपका टी साइन थीटा, एक है फोर्स आपका टी कॉस थीटा और एक है आपका mg। तो अब केस क्या आएगा, जब मैंने कहा अगर इस पूरे डायग्राम को एनालाइज करें और मैं कहता हूं बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है। किस डायरेक्शन में जीरो है, ईच एंड एवरी डायरेक्शन जीरो है। अगर मैं इन दो डायरेक्शंस को ले लेता हूं, मैं कह सकता हूं कि टी कॉस थीटा माइट भी mg के इक्वल हो जाए, पर टी साइन थीटा को कौन कैंसिल कर रहा है, वो तो एक तरह से अनबैलेंस बच गया। तो जो इसका डायग्राम है वो यहां इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा है इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को। क्यों, व्हेन इट इज गोइंग टू एक्सेलरेट इट विल अटेन दिस पोजीशन एज सुन एज द मोशन स्टार्ट विद एक्सेलरेशन ए। तो जैसे ही अगर, अच्छा, वन कंडीशन इज दिस शुड बी कांस्टेंट, मैं लिखना भूल गया था। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल होगा तो दिस एंगल इज गोइंग टू डिफर। तो अब यहां बड़ी दुविधा बन गई। अच्छा, अब बी के अकॉर्डिंग डायग्राम देखें तो बी तो कहेगा मेरा भी डायग्राम ये है, पर बी के अकॉर्डिंग क्या है, ये आगे जा रहा है। और बी क्या कहेगा, भाई मैं तो ये लिख सकता हूं टी साइन थीटा, दिस अनबैलेंस फोर्स जो कि मास m का है, दिस अनबैलेंस फोर्स किसके इक्वल होती है, बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के, एंड दिस इज ऑल्सो द नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर बॉडी आगे जा रही है सर्टेन एक्सेलरेशन ए, तो वो कह देगा टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। तो देखो अब यहां एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ रहा है कि जो पर्सन ए है वो तो कह रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, पर वो डायग्राम जब बना रहा है तो वो उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। जो पर्सन बी है वो ये कह रहा है कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए, मैं तो इस चीज को जस्टिफाई कर पा रहा हूं। तो देखो अब यहां बड़ी नोटेबल सी बात है, जो न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशन है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। हम क्या करते थे, पहले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद लिखते थे नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये जो सारी की सारी इक्वेशंस जब लिखते थे जब पर्सन इनर्शियल फ्रेम में होता था। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां जो पर्सन है उसका खुद का एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हो गया, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेलोसिटी जीरो हो।
तो इन दो केस के अंदर आपका एक्सेलेरेशन जीरो होगा, और मैं कहूंगा कि अगर एक्सेलेरेशन ऑब्जर्वर का जीरो है, दैट इज बेसिकली इनर्शियल फ्रेम, और सीधा आप F इक्वल्स टू एम में लगा सकते हो। अब नेक्स्ट चीज आती है कि सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां ऑब्जर्वर में एक्सेलेरेशन होगी। सो अब कंक्लूजन मेरा क्या बच्चे, कंक्लूजन मेरा निकला है कि एक्सेलेरेशन अगर जीरो है तो फ्रेम होगा इनर्शियल, और एक्सेलेरेशन अगर नॉन जीरो है तो वो होगा मेरा नॉन इनर्शियल। और जो आप न्यूटन्स लॉ लगाते हो वो जब लगाते हो जब फ्रेमवर्क क्या रहेगा आपका नॉन इनर्शियल, यानी ऑब्जर्वर बेसिकली इनर्शियल फ्रेम में है, और अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे सूडो फोर्स को लगा के। तो स्टूडेंट्स अब केस बड़ा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी सूडो फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसे देखेंगे कैसे। देखो सूडो फोर्स को लगाने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। सूडो फोर्स जिस बॉडी पे लगेगी, ठीक है, जिस बॉडी पे लगेगी, पहली बात हम जो उसका मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। कितना? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये होगा मैग्नीट्यूड। और नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं यहां लिखूं, डायरेक्शन होगी अपोजिट टू एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो देखो मेरा इंटरेस्ट हमेशा दो पॉइंट्स में रहेगा, जब मैं फोर्स की बात करूं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो अब मैं फिर से इस डायग्राम पे आ जाता हूं और मैं कहता हूं ए के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम मेरा बनेगा ये। और अब मैं बात करता हूं, मैं अगर इसे इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो मैं कहूंगा क्या कहते हैं, हम इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो खुद, उसके खुद के पास अपनी एक्सेलेरेशन है। तो जब एक्सेलेरेशन है तो मैं क्या कहूंगा कि इसके जस्ट अपोजिट, इस एक्सेलेरेशन के जस्ट अपोजिट सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो कि कितनी है? ए है। अब मैं कह सकता हूं बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और कैसे कि t sin थीटा इज इक्वल्स टू m में फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। और दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय g। स्टूडेंट्स आई होप ये पॉइंट आपको बड़ा क्लियर कट समझ में आया होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं सो दैट हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकें। कि पहली बार सूडो फोर्स हम कब अप्लाई करेंगे? जब ऑब्जर्वर में एक्सेलेरेशन होगी। ऑब्जर्वर में क्या होगी? एक्सेलेरेशन होगी। नेक्स्ट सूडो फोर्स कहां अप्लाई करेंगे? जो ऑब्जर्वर की एक्सेलेरेशन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। सो स्टूडेंट्स अब आपके सामने जो एग्जांपल ले रहा हूं, सी इट। लेट देयर इज अ मास m1, एक ट्राइंगुलर वेज है और एक है मास m2, ठीक है। और मैं कह देता हूं कि ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे है and I am applying a force, let it be F. This force is acting such that M2 is always in the state of rest with respect to M1. M2 is in the state of rest with respect to M1, यानी M2 मूव नहीं कर रहा है M1 के रिस्पेक्ट में, पर जब बाहर से देखें बाहर से तो वो आगे की तरफ ही जा रहा है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछा गया है दैट व्हाट शुड बी द फोर्स, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मेंटेन दिस सिचुएशन, यानी M2 हमेशा M1 के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। तो बताइए इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अब आपको क्या करना है, आप यहां बैठ जाओ। जब आप यहां बैठ गए तो आप कहोगे सर इसका डायग्राम बनाते हैं। तो जो इसका डायग्राम बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, आई विल से ये हमारा इंक्लाइंड है। बच्चे अगर फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक बारी मेरी फ्री बॉडी डायग्राम की आप वीडियोस को देखें, तो उसके अंदर आपको बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। इवन क्रैश कोर्स के अंदर उसको डिस्कस किया है। तो यहां बेटे मेरा मास है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि मैं ये कहूंगा कि एक फोर्स तो लगेगा मेरा mg ऐसे, एक फोर्स लगेगा मेरा नॉर्मल ऐसे,
ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये पर्सन, अब क्वेश्चन उठता है क्या इसके पास एक्सेलेरेशन है, आप कहोगे है। क्या एक्सेलेरेशन है? ये उस वही एक्सेलेरेशन होगी जो m1 और m2 की होगी। अब आप कहोगे सर इसका तो मास भी होगा ना, प्लीज इसका मास को आप कंसिडर नहीं करोगे, ये ऑब्जर्वेशन के लिए है। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? अगर मैं सिस्टम का पूछूं, नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन दैट इज F डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज m1 प्लस m2। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द सूडो फोर्स? आई विल अप्लाई द सूडो फोर्स जस्ट अपोजिट टू इट। ये हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में था, मैं लेफ्ट साइड में बना दूंगा MA। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब इस डायग्राम का एनालिसिस करें तो आई विल से सर एक आएगा mg ऐसे और एक आएगा MA ऐसे। ठीक है, और एक आ रहा है नॉर्मल ऐसे, जो कि नॉर्मल एक्ट कर रहा है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन हो गया आपका। अगर मैं कहता हूं इसे इंक्लाइन के साथ देखें, आई विल से दिस एंगल इज थीटा, जो कि इंक्लाइन इसके साथ थीटा बना रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है और ये 90 बनाएगा आपका वेट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग दिस प्लेन एंड जस्ट परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर जैसे नॉर्मल तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ही, तो मैं क्या कहूंगा कि सर इसका एक कंपोनेंट कितना आएगा? MA cos थीटा। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट कितना आएगा यहां? MA sin थीटा, MA sin थीटा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां के लिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर, आप कहोगे mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? mg साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चे, सो अब मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। तो आप कहोगे सर अगर ये ब्लॉक था ऐसे, तो हमारे पास अब फोर्सेस ऐसे निकल के आ गई। एक तो आ गया हमारे पास MA cos ऑफ थीटा, एक आ गया हमारे पास mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास इस डायरेक्शन में आ रहा है टोटल MA साइन ऑफ थीटा, और दूसरा फोर्स कितना है? प्लस mg cos ऑफ थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आपका cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स। अब मैं कहता हूं बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, और सो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जीरो होगा? हर डायरेक्शन में जीरो होगा, पर मैंने यहां फोर्सेस को अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इट रिजॉल्व किया है। नाउ आई विल से कि सर MA साइन MA cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा mg साइन थीटा के इक्वल, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू A/g। आप कहोगे क्या सर सूडो फोर्स के सभी क्वेश्चंस में ही A/g आता है क्या? इससे पहले भी A/g आया था। ठीक है, सो प्लीज डोंट मेक अ एटलीस्ट हाँ कि फर्म बिलीव कि आंसर हमेशा A/g ही आएगा। हाँ, मेजॉरिटी टाइम्स A/g ही आता है। ठीक है, और देखो एक रिवर्स में क्वेश्चन, देखो ये तो क्वेश्चन पूछते आए हैं, वो यही पूछ सकते हैं नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या है। तो यहां से अगर मैं नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकालूं, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? MA साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। ठीक है, और A का वैल्यू आपको पता ही है, जो मैंने आपको निकालवाया था। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो मेरा आ गया, क्या कहते हैं, A का वैल्यू कितना आया? यहां से A का वैल्यू आया है, मैं यहां लिख देता हूं, A का वैल्यू कितना निकल के आया? A का वैल्यू निकल के आया है g sin थीटा। सो आपसे पूछा क्या गया था? मिनिमम फोर्स सच दैट ये दोनों एक साथ मूव कर सकें। तो आप क्या कहोगे? सर फोर्स का लिख लेते हैं वैल्यू। फोर्स का वैल्यू क्या होगा? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? वो है g sin थीटा। सो दिस इज द फोर्स which is required so that m2 remains in the state of rest with respect to m1। आई होप, देखो अब कहानी क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। सूडो फोर्स कब लगाओगे? जब ऑब्जर्वर एक्सेलेटेड होगा। ऐसा नहीं जब मन आया सूडो फोर्स लगा दिया, नहीं भाई एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चलो इसी को हर क्वेश्चन पे ट्राई करें ना, ये जब होगा। और इस चीज की पहचान कैसे करोगे? ये दे रखा होगा ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, इस टाइप से क्वेश्चंस को डिस्कशन होगा।
ठीक है, तो सूडो फोर्स का ये तो रहा बच्चे एग्जाम्पल। और एक और आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। क्या, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होता है, वो सूडो फोर्स होता है। नाउ लेट मी टेक दिस एग्जांपल। अब मैं ये कहता हूं कि एक सर्कुलर झूला है, आपने पार्क में तो झूला झूला ही होगा, और मैं कहता हूं एक बच्चा यहां खड़ा हुआ है, एक बच्चा यहां खड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन इस टाइप से जो जेई और नीट में दिया गया है वो ऐसे दिया गया है कि यहाँ एक कॉइन रखा हुआ है, यहाँ एक कॉइन रखा हुआ है और नाउ इट इज मूविंग। तो होगा क्या, एक सर्टेन स्पीड के बाद, एक सर्टेन ओमेगा के बाद होगा क्या, इट विल फ्लो आउट। ठीक है, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अगर मैं देखो, इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। क्वेश्चन को करने का पहला तरीका क्या है, जो हम न्यूटन्स लॉ से, जो हम बाहर से देख के इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं ये कितना ओमेगा हो, अगर ये मास m है और यहां से ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कितना ओमेगा हो सच दैट ये इतना ही स्टेबल रहे। ठीक है, और आपको म्यू भी दे रखा है कि भाई ये रफ सरफेस है एंड म्यू इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि देखो होता क्या है कि जब ये सर्कुलर मोशन में होगा, जब ये सर्कुलर मोशन में होगा, तो बच्चे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी के पास दो एक्सेलेरेशन होती हैं, वन इज सेंट्रीपिटल टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, ए आर लिख लेता हूं, एंड वन इज टेंजेंशियल, वन इज टेंजेंशियल। जो ए आर का वैल्यू होता है, ए आर का वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाय आर, जो ए टी का वैल्यू होता है डीवी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, इस चीज को बड़ा नोटेड रखना। और मैं कहता हूं अगर ओमेगा कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अगर ओमेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर हम मूव कराएं, तो यानी एटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट हो गया, और v कांस्टेंट हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। सो द मोशन विल लुक लाइक दिस, जैसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब मैं कहता हूं कि अगर ये कांस्टेंट ओमेगा के साथ घूमेगा, तो मैं कहूंगा इस पे एक ही एक्सेलेरेशन होगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ए आर, क्योंकि एक्सेलेरेशन है r। तो हमेशा कभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे जब मूव करती है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और यहां कौन प्रोवाइड कराएगा, आप कहोगे सर ये रफ है, तो फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि देखो वेट तो ऐसे लग रहा होगा, मैं अगर इस प्लेटफॉर्म को देखूंगा तो मैं कहूंगा वेट ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, तो कौन आएगा जो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड एफ, आप एफ को क्या लिखोगे, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, म्यू टाइम्स ऑफ mg, जो कि मैक्सिमम, क्योंकि जब ये ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगा यहां से, तो यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो इस वे से भी कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा, फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू एस टाइम्स ऑफ mg होगा। ठीक है, तो f का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स ऑफ mg। लेस देन का मतलब क्या है, मैक्सिमम यहां वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एस टाइम्स ऑफ mg। तो अब निकाल लीजिए, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू एस जी बाय आर। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हो, आप कहोगे सर ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एस जी बाय आर। तो देखो ये तो कैलकुलेशन थी मेरा बेसिकली जब मैं बाहर से ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। अब मैं ये कहता हूं एक पर्सन यहां बैठ जाता है, एक पर्सन यहां बैठ जाए जो कि इसे भी देख रहा है, यानी उसका ऑब्जर्वर ही देख रहा है, तो अब केस क्या होगा। अब आप कहोगे सर जब ऑब्जर्वर देख रहा है तो फिर से वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा। अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो वो ये कहेगा, क्या कहते हैं कि बॉडी तो एक्सेलेरेटेड है सर्कुलर पाथ पे, हाँ या ना, और जिसकी एक्सेलेरेशन कहां है, टुवर्ड्स द सेंटर, कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो वो कहेगा नहीं भाई एक काम करो, मेरे रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है। ठीक है, अच्छा ये बताओ इस ऑब्जर्वर की बात करूं, ये ऑब्जर्वर खुद एक्सेलेरेटेड है या नहीं है, तो आप कहोगे है, कितनी है, वो होगी v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो अब अगर मैं कहता हूं कि जब ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो वो क्या कहेगा, इसमें मैं एक सूडो फोर्स अप्लाई करूंगा जिसका वैल्यू कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर,
m ओमेगा स्क्वायर आर, एंड दिस सूडो फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जर्वर की वजह से आई, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में फर्क बस यही है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम रहते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल इज बेसिकली अ सूडो फोर्स। तो अब मैं कहता हूं कि अगर ये पर्सन कहेगा ये इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन कर रहा है, वो कर रहा है फ्रिक्शन। सो अगेन इक्वेशन वही बनेगी कि फ्रिक्शन इज मेंटेनिंग दिस इक्विलिब्रियम, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो इक्वेशन वहीं से और सेम प्रोसेस वही आएगा। तो देखो नेचर चेंज नहीं हुआ है इक्वेशंस का, बेसिकली एक तरह का रीअरेंजमेंट हुआ है जो कि सूडो फोर्स ने किया है। रीअरेंजमेंट कैसे किया है कि अगर ऑब्जर्वर एक्सेलेरेशन में है तो हमें एक सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, और सूडो फोर्स अप्लाई करने के बाद हम जहां नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, अब न्यूटन्स लॉ को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप अब इस पॉइंट के बाद आपको सूडो फोर्स बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी आपका इश्यू है वो बताएं, और फ्यूचर में अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि हाँ सर इस पॉइंट पे मुझे वीडियो आप बनाएं, और यहाँ मेरा एक वीक पॉइंट है, और जल्द से जल्द आपके सामने प्रेजेंट भी करूंगा। थैंक यू।